नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कक्षा 8वीं के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भारत की खोज पुस्तक के किए थे भाग 1। तो अब हम करेंगे भाग 2। पहले भाग में हमने पहले 3 पाठों के एक एक नंबर के प्रश्न हैं वो कर लिए थे। अब हम अगले 3 पाठों के करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अंतिम सभी प्रश्नों को करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। अगला जो पाठ है आपका युगों का दौर। विद्यार्थियों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि अब की बार एग्जाम में आने वाले हैं छोटे प्रश्न। 50 अंक के आने हैं सभी में से, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चाहे तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। मौर्य वंश साम्राज्य के पतन के पश्चात किस वंश का शासन कायम हुआ था? तो मौर्यों के बाद भाई शुंग वंश का जो है ना साम्राज्य स्थापित हुआ था। मेनांडर किस देश का रहने वाला था? मेनांडर भाई यूनान का रहने वाला था। मेनांडर ने अपनी प्राज्य के बाद किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। डी ऑप्शन सही है। हेलिओदो नामक स्तंभ किस नगर में स्थित है? तो भाई ये बेस नगर में। किसमें है? बेस नगर में। हेलिओदो स्तंभ किस भाषा में लेख खुदा हुआ है? स्तंभ पर किस भाषा में लेख खुदा हुआ है? तो भाई संस्कृत भाषा में खुदा हुआ है। अगला प्रश्न है, शासक कनिष्क किन कथाओं का नायक था? तो भाई बौद्ध कथाओं का नायक है वो शासक कनिष्क था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को किसने विजय दिलाई थी? तो नागार्जुन ने विजय दिलाई थी भाई, याद रखना। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस शताब्दी में हुए थे? तो नागार्जुन ईसा की प्रथम शताब्दी में हुए थे। अगला प्रश्न है, लंका में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को मानते हैं? महायान को, हीनयान को, इनमें से कोई नहीं या दोनों को? तो भाई वो है ना हीनयान संप्रदाय को मानते हैं। शक जाति के लोग कहाँ बसते थे? तो शक जाति के लोग हैं भाई वो अक्सू नदी के घाटी के किनारे बसते थे या अक्सू नदी घाटी में बसते थे। भारत में चीनी राजदूत कब आए? 64 ईस्वी पूर्व। कब आए थे? 64 ईस्वी में भाई, सॉरी। कौन सा फल चीन से आया? आड़ू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आड़ू है वो चीन से आया। गुप्त साम्राज्य का आरंभ कब हुआ? तो 320 ईस्वी पूर्व गुप्त साम्राज्य का जो है यहाँ आरंभ हुआ था। गोरे हूण कहाँ के निवासी थे? गोरे हूण मध्य एशिया से आए थे। हूणों को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो राजा हर्षवर्धन ने हूणों को हराया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध रहा है? तो दस्तकारी के लिए। भारत की दस्तकारी बहुत मशहूर थी। भारतीय सभ्यता का मूल आधार क्या है? तो भारतीय सभ्यता का मूल आधार स्थिरता है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भाई समन्वय की जो भावना है वो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में ग्रामीणों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो प्राचीन काल में दस्तकारी, व्यापार, कृषि, नौकरी, तो उनका प्रमुख जो कार्य था वो था भाई ग्रामीण दस्तकारी करते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच का सबसे प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी के भारतीय नाटक प्रसिद्ध हो चुके हैं? तो 3री शताब्दी के नाटक हैं वो अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे। सर्वप्रथम किस नाटककार का नाम इतिहास में मिलता है? भर्तृहरि का, भास का, कालिदास का, अशोक घोष का? तो इसमें भास का जो है मिलता है। बुद्ध चरित किसके द्वारा रचित रचना है? तो बुद्ध चरित किसने रची थी? अशोक घोष के द्वारा बुद्ध चरित की रचना की गई थी।
कालिदास किस राजा के 9 रत्नों में से एक थे? तो भाई विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से कालिदास जो है ना एक रत्न थे। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन हैं? विशाख दत्त। ये प्रश्न जो है भाई एग्जाम में, आगे कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। तो विशाख दत्त जो है नाटक के लेखक थे। शूद्रक की प्रमुख रचना क्या है? मर्चकटिकम, मिट्टी की गाड़ी। बहुत मशहूर रचना है ये। प्राचीन नाटक किस भाषा में लिखित हैं? तो भाई संस्कृत भाषा में लिखित हैं प्राचीन नाटक, क्योंकि पहले संस्कृत का ही बोलबाला था। संस्कृत के कारण व्याकरण लेखक का, संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरण लेखक का नाम क्या है? पाणिनि। भाई संस्कृत व्याकरण किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। वही व्याकरण आज हम पढ़ते हैं। तो हमारी व्याकरण के लेखक कौन है? पाणिनि। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी किस भाषा को कहा गया है? प्राकृत को, पाली को, संस्कृत को या हिंदी को? तो सी ऑप्शन रहेगा इसका, संस्कृत को। अगला प्रश्न है, विदेशों में उपनिवेश स्थापित करने के कारण भारत को कौन सा नाम दिया गया था? वृहत्र भारत। क्या दिया गया था भाई? वृहत्र भारत। भारतीय उपनिवेशों का समय कब तक रहा? 1300 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश पर भारत की संस्कृति की छाप है? इंग्लैंड पर, पाकिस्तान पर, इंडोनेशिया पर, मलेशिया पर? तो स्वाभाविक सी बात है, पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा था ही, तो उसमें तो छाप होना ही था। तो इंडोनेशिया पर इसकी छाप है। जावा ने भारत को किस प्रमुख कला को अपनाया? जावा ने भारत की कौन सी कला को अपनाया है? तो नृत्य कला को अपनाया है। चीन और जापान की विशेषता उनकी किस कला में है? तो चित्रकला में। प्रश्न नंबर 35 जो है, भारत की विशेषता उनकी किस कला में है? स्थापत्य या मूर्ति कला में। और वो हम देख सकते हैं अजंता और एलोरा की गुफाओं से, क्योंकि वहाँ पर उसकी भित्ति दीवारों पर मूर्ति कला और चित्रकला स्थापित है। अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था भाई। अजंता के भित्ति चित्रों को किसने बनाया था? बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। एलोरा के विशाल गुफाएं किस शताब्दी में बनी हैं? तो भाई वे 7वीं और 8वीं शताब्दी में बनी हैं। एलिफेंटा की गुफाओं में किसकी मूर्ति है? तो नटराज शिव की मूर्ति है भाई। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किस नगर में स्थित है? तो कुतुब मीनार आप सभी जानते हैं, दिल्ली में स्थित है। खगोल शास्त्र किन के लिए लाभदायक था? समुद्री यात्रियों के लिए। गणित के क्षेत्र में भारत की क्या देन है? तो भाई दशमलव एवं शून्य का अंक है ना, वो किसने दिया था? भारत ने ही दिया था। ए ऑप्शन सही है, क्योंकि भारत में पैदा होने वाले आर्यभट्ट जो है, जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है, उन्होंने दशमलव शून्य की प्रणाली भारत को दी थी। भारत के प्रथम प्रमुख गणितज्ञ का नाम क्या है? आर्यभट्ट, जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा था। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? 427 ईस्वी में, जो कि आपकी 8वीं कक्षा की पुस्तक में आर्यभट्ट नाम से एक लेसन भी है, जिसमें आपने पढ़ा भी है। अगला प्रश्न है, अंक गणित के प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती के लेखक कौन है? भास्कर द्वितीय। कौन है? भास्कर द्वितीय। भारत के पतन की ओर बढ़ने का प्रमुख कारण क्या था? विदेशी आक्रमण। तो विद्यार्थियों, अब पढ़ते हैं इसका अगला पाठ, नई समस्याएं। इसके छोटे प्रश्नों को हम करेंगे। तो मुगल साम्राज्य से सब पहले उत्तर भारत में किस हिंदू राजा का विशाल साम्राज्य था? तो भाई पहले मुगलों से पहले हर्षवर्धन का विशाल साम्राज्य यहाँ रहा है। सिंह अलग राज्य बनने से पूर्व पहले किस राज्य का भाग था? तो ये था बगदाद का। भारत की गणित और खगोल शास्त्र की पुस्तकें किस देश में पहुंचने लगी थी? बगदाद में।
राष्ट्रकूट भारत के किस भाग पर रहते थे? तो पश्चिमी तट पर रहते थे। इस्लाम को उत्तर भारत से मध्य भारत तक पहुंचने में लगभग कितने वर्ष लग गए थे? 600 वर्ष। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी किस देश का निवासी था या किस देश का रहने वाला था? तो भाई गजनी को आप सब जानते हैं, अफगानिस्तान का निवासी था। मोहम्मद गजनवी किस जाति का था? तुर्क था भाई। मोहम्मद गजनवी ने भारत के किस हिंदू मंदिर को लूटा था? तो भाई सोमनाथ को मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। ये आगे भी आता है, एग्जामों में भी याद रखने का क्वेश्चन है। काठियावाड़ से लौटते हुए मोहम्मद गजनवी को किस राज्य में हार खानी पड़ी थी? तो भाई काठियावाड़ गुजरात में है, वापिस आ रहा था कहाँ? तो राजस्थान में उसको है ना मराठों से जो है ना, उनको राजस्थान के वीर सपूतों से, शहीदों सपूतों से है ना हारना पड़ा था। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 ईस्वी में हुई थी भाई। महमूद गजनवी के बाद दिल्ली पर किसने कब्जा किया था? शहाबुद्दीन गौरी ने है ना मोहम्मद गजनवी के बाद कब्जा किया था। शहाबुद्दीन गौरी ने दिल्ली पर कब्जा किस वर्ष किया? तो भाई ये 1192 में किया था। और 1191 और 92 में तराइन की जो है ना लड़ाई हुई थी। पहली 1191 में हुई थी, दूसरी 1192 में हुई थी। तराइन क्षेत्र पर जो है और उसके पश्चात है ना दिल्ली पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। 14वीं शताब्दी में किस तुर्क शासक ने दिल्ली पर आक्रमण करके उसे तहस नहस कर दिया था? तो तैमूर लंग ने 14वीं शताब्दी में आकर के शासन को तहस नहस कर दिया था। 14वीं शताब्दी के आरंभ में दक्षिण भारत में स्थापित हिंदू राज्य का नाम क्या था? विजयनगर। क्या था? विजयनगर। बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया भाई? तो बाबर ने 1526 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और अपना राज्य स्थापित कर लिया था। विद्यार्थियों, पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, और दूसरी 1556 में हुई थी, और तीसरी 1761 में हुई थी। तो बाबर ने जब पहली लड़ाई लड़ी पानीपत के स्थान पर, उसके बाद उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया और अपना कब्जा कर लिया। बाबर ने अपनी राजधानी किस नगर को बनाया था? आगरा को राजधानी बनाया था भाई। याद रखने योग्य क्वेश्चन है। बाबर किस जाति से संबंधित था? तो बाबर मुगल या मंगोल था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो मुगल साम्राज्य की नींव है बाबर ने ही रखी थी। सुल्तान फिरोज शाह कहाँ का शासक था? तो फिरोज शाह तुगलक जो है भाई दिल्ली का शासक था। मालगुजारी व्यवस्था की नींव किसने डाली थी? शेरशाह सूरी ने। अकबर के राजस्व मंत्री का नाम क्या था? टोडरमल। क्या था? टोडरमल, जो बाद में एक राजा हुआ। अकबर के दरबार की सरकारी भाषा कौन सी थी? फारसी भाषा थी। भारत और अफगानों के समन्वय का प्रभाव सबसे अधिक किस कला पर पड़ा? तो संगीत कला पर पड़ा भाई। अगला प्रश्न है, मुगल काल में हिंदू समाज में कौन सी बुरी प्रथा है ना वो व्याप्त हुई? तो भाई पर्दा प्रथा है वो मुगल काल में चली थी विद्यार्थियों। उससे पहले पर्दा प्रथा हमारे देश में नहीं थी। तो अगला जो प्रश्न है, रूढ़िवादी हिंदू रूढ़िवादिता का गढ़ भारत को कौन सा क्षेत्र बना था? भारत का कौन सा क्षेत्र बना था? तो भाई दक्षिण भारत में रूढ़िवादिता ज़्यादा आई थी। जौनपुर रियासत कौन सी शताब्दी में बनी थी? तो भाई 15वीं शताब्दी में जौनपुर रियासत बनी थी। जैनुल आबदीन किस प्रदेश का राजा था? तो कश्मीर का राजा था भाई वो। जैनुल आबदीन की प्रसिद्धि का प्रमुख एक कारण क्या था? संस्कृति को प्रोत्साहन देना। आमिर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तो याद रखने योग्य बात है भाई, सितार जो है ना बजता है, सितार का जो उत्पादक है, बनाने वाला है, वो है आमिर खुसरो।
और अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकर्रियाँ ना भाई बहुत सुखने बहुत प्रसिद्ध हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकर्रियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे आदमी प्यासा क्यों गधा उदासा क्यों, लोटा ने था। ठीक है। आम सड़ा क्यों घोड़ा अड़ा क्यों, क्योंकि फेरा ने था। तो इस तरह से उनकी मुकर्रियाँ और सुखने हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। लोक प्रचलित गीत भी उनके बहुत हैं। अकबर के दरबार में रहने वाले मुसलमान कवि का नाम क्या था जो हिंदी में कविता लिखता था? रहीम जी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे पे ना जुरे जुरे पे गांठ परी जाए। तो अकबर के दरबार में थे ये, लिखते थे हिंदी में। किस राजपूत राजा ने अकबर के सामने हार नहीं मानी थी? तो महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी थी। अकबर के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? राष्ट्रीय एकता कायम करने की। और विद्यार्थियों, उन्होंने राष्ट्रीय एकता कायम करने के लिए अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, जो एक स्तंभ से खड़ा किया गया था और उसके ऊपर उन्होंने फिर 4 मंजिल बनाए थे और अंत में एक मंजिल बनाई थी जो ये संदेश देती थी कि हम सब एक पैदा होते हैं, हम सबको पैदा करने वाला भगवान एक ही है। यहाँ आकर के हम विभिन्न संप्रदाय में बट जाते हैं और अंत में हम सभी उस प्रभु की परम सत्ता में चले जाते हैं। तो वह एकता स्थापित करना चाहता था, लेकिन उसका वो दीन इलाही धर्म है वो कायम नहीं हो पाया। अदरवाइज आज जो हम जाति पाति के झगड़े में पड़े हैं तो जातियों पातियों का झगड़ा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता। एशिया और यूरोप में मुगल बादशाहों के यश का प्रमुख कारण क्या था? भवन निर्माण कला। तो मुगलों ने जहाँ भी गए बहुत ज़्यादा भवन बनवाए। हमारे देश में भी मुगल कला के बहुत से नमूने हैं, चाहे वो आप ताजमहल लीजिएगा, चाहे लाल किला लीजिएगा, कुतुब मीनार लीजिएगा, बहुत सी इमारतें मुगलों ने बनवाई हैं। दीन इलाही धर्म की नींव किस मुगल बादशाह ने रखी थी? जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, दीन इलाही धर्म की जो है नींव अकबर ने रखी थी। अकबर ने मुगल सत्ता की बागडोर कब संभाली थी? तो भाई 1556 में संभाली थी। पद्मावत किस मुगल मुसलमान कवि की रचना है? तो भाई मोहम्मद मलिक जायसी की जो है रचना पद्मावत है, जिस पे एक फिल्म भी बनी हुई है। तो बहुत सुंदर रचना है उनकी। एक छोटी सी छोटा सा दोहा उनका मैं आपको सुनाता हूँ कि पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई। तो ये अवधी भाषा में रचित है। औरंगजेब ने हिंदुओं पर कौन सा कर लगाया था? तो जजिया कर लगाया था भाई। मराठों का सेना नायक कौन था? शिवाजी। शिवाजी किस पद्धति से युद्ध करते थे? छापा मार पद्धति से युद्ध करते थे। शिवाजी ने अमीरों पर कौन सा कर लगाया था? चौथ का कर। अंग्रेज औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी भाई 1707 में। नादिर शाह कहाँ का रहने वाला था? तो नादिर शाह ईरान का रहने वाला था। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था? तो टीपू सुल्तान मंसूर का राजा था। किस राजा ने अपने राज्य में मौत की सजा बंद कर दी थी? तो महाराजा रणजीत सिंह ने है ना सजाए मौत की जो है प्रथा वो बंद कर दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? तो भाई 1600 ईस्वी पूर्व आई थी ये। कितने? 1600 ईस्वी पूर्व, सॉरी पूर्व नहीं, 1600 ईस्वी में। तो विद्यार्थियों, ये भाग दूसरा हमारा हुआ कंप्लीट। बने रहिए आप मेरे साथ। बहुत आप मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यदि आपकी पढ़ाई कहीं से रुकी हुई है, नहीं हुई है,
तो आप हिंदी का संपूर्ण सिलेबस यहाँ से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। आपका कोई सुझाव है वो भी दें। भाग नंबर 3 के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।